विश्वविद्यालय में लगातार किसान चौपाल जारी है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा का बड़ा मंच जहां पर किसानों की बात हो रही है, महज और महज अन्नदाताओं की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, भूमिपुत्रों की बात हो रही है। और मेरे साथ 3 विशिष्ट मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करवा देता हूँ। डॉक्टर BR कंबोज साहब हैं, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वाइस चांसलर हैं। डॉक्टर अर्जुन सैनी जी हैं, बागवानी विभाग के निदेशक हैं। साथ ही साथ डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ जी हैं, हमारे साथ कृषि विभाग के डायरेक्टर जनरल हैं, महानिदेशक हैं। तीनों मेहमानों का यहाँ पर स्वागत है। सर, एक बड़ी चौपाल, इंडिया न्यूज़ हरियाणा की चौपाल आज, और सबसे पहले आपको साधुवाद देना चाहूंगा। उस विश्वविद्यालय में एक बड़ा आयोजन करवाया गया है जिसकी न केवल देश में बल्कि आज के दिन विदेशों में धूम है। कुछ बीज का भी आप जिक्र कर रहे थे कि किसानों के लिए इस तरह का बीज विकसित किया गया है, जहां पर अगर मैं गेहूं की बात करूं 20 से 30 मन प्रति एकड़ पहले कभी जो है वो उगता था, लेकिन वहां पर 90, अगर मैं बात करूं 90 मन तक की बात आई थी। कैसे वो संभव हो पाया है? सबसे पहले तो आपका आभार कि आप लोगों ने मौका दिया, और क्योंकि आप भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। ये जो यहाँ पे नवाचार हो रहा है, नई तकनीकें दिखाई जा रही हैं, उसको जन जन तक पहुँचाने का आपका प्रयास है। मैं आपका आभारी हूँ, अपनी सरकार का, हमारे कृषि विभाग का, हमारे अन्य जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग विभाग है, बागवानी है, सभी विभागों का कि आप सब लोगों ने यहाँ पे आके अपना सहयोग दिया है। और जहाँ तक आपने बीजों की बात की है, इस विश्वविद्यालय ने अब तक 284 किस्में निकाली हैं, जिसमें चाहे सब्जी है, चाहे फलदार पौधे हैं, अनाज वाली फसलें हैं, तेल वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलें, औषधीय हैं, चारे की फसलें हैं। और उसी के अंदर जिस किस्म का गेहूं का आपने जिक्र किया वो है व्हीट हरियाणा 1270, और ये ऐसी किस्म है जिसकी अधिकतम पैदावार 90 मन प्रति एकड़ तक दी जा सकती है। और किसान इस किस्म के लिए बीज अधिक से अधिक मात्रा में मिले, हमने भी प्रयास किया है। हमारी जो बीज पैदा करने वाली एजेंसीज है, चाहे HSDC है, NSG है, इवन जो हमारे प्राइवेट कंपनीज के लोग हैं, मैं सभी का आभारी हूँ। सभी को हमने ब्रीडर सीड दिया है ताकि ये बीज जल्दी से जल्दी हमारे हर किसान तक पहुँच सके। और न केवल ये किस्म, मैं कहूँगा इसी प्रकार से सरसों भी एक मुख्य फसल है, और सरसों के अंदर भी अभी 2 नई किस्में, जो अभी हमारी प्रचलित किस्म है राया हरियाणा 725, उसने पिछले कई सालों से धूम मचाई हुई है, और उसका बीज की पूर्ति करना ही हमारे लिए एक चुनौती बना हुआ है। न केवल हरियाणा में, राजस्थान में जो भी सरसों ग्रो करने वाला एरिया है, आज 725 किस्म बहुत अच्छी पैदावार किसानों को दे रही है। उसकी ऊंचाई थोड़ी सी ऊंची थी। इस बार हमने एक किस्म निकाली है क्वालिटी, ओलिक एसिड आपने सुना होगा, उसमें यदि 2% से कम एरुसिक एसिड है सरसों में, तो उसको हम क्वालिटी तेल की बात करते हैं। और 1706 जो किस्म है, तेल की मात्रा भी अच्छी है, पैदावार भी अच्छी है, और उसकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है। इस वजह से किसान को जो कृषि उसमें कार्य करने, उसमें भी आसानी होती है, उसको आजाद किया गया। इसी प्रकार से ब्रानी क्षेत्रों के लिए हमारी राया हरियाणा 1424 एक किस्म है जिसको आजाद किया गया है, जिसकी पैदावार RH 725 से भी ज्यादा है। उसका बीज भी हम किसानों को अगले साल तक मुहैया कराएंगे। जाहिर तौर पर डॉक्टर बांगड़ हमारे साथ हैं। बीज जो है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने बना दिया, उसके बाद किसानों तक पहुंचाना, किसान किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्रों की मार्फत या दूसरे तमाम जो तकनीकी केंद्र बनाए गए हैं डॉक्टर साहब, उनकी मार्फत जो है उन तक पहुंचा जाए। आपको लगता है कि हर किसान तक, हर अन्नदाता तक वो तमाम चीजें, वो तमाम बीज या तमाम जानकारियां वो पहुंच पा रही है, फिलहाल कृषि विभाग के द्वारा पहुंचाई जा रही है? बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य है कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी हमारे प्रदेश में ही है, और इतनी अच्छी अच्छी बीज की नई नई फसल, नई नई बीज की वैरायटीज हमारे यहाँ आ रही हैं। कृषि विभाग का शुरू से ही एक ये ध्येय रहा है कि किस तरह से बीज से लेकर और बाजार तक का जो सफ़र है किसान का, उसको सुगम किया जाए।
तो उसमें जैसे ये बीज का नई ईजाद होती है तो उस बीज को लेकर हम उसकी पूरी की पूरी सूचना किसानों तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। उसमें चाहे व्हाट्सएप का माध्यम हो, चाहे कोई गोष्ठी का माध्यम हो, चाहे किसान के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन हो। हर महीने हर जिले में एक हमारी किसान क्लब की मीटिंग होती है। उसके माध्यम से बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से हम किसान तक वो सारी सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद हमारी डिफरेंट एजेंसीज हैं जिसके माध्यम से उस बाजार का उस बीज का हम किसान तक वितरण भी कराना सुनिश्चित करते हैं। तो इसलिए बीज की उपलब्धता, एक अच्छे बीज की उपलब्धता किसान की सफलता के लिए अति आवश्यक है और हम उसके लिए पूरी तरह सजग हैं और किसान को समय समय पर उसकी हर संभव सहायता करने के लिए, उस बीज को उस तक पहुंचाने के लिए हर तरह के रास्ते को हम सुगम बनाते हैं। परंपरागत खेती का हमने जिक्र किया था, अभी कृषि महकमे के जो आपके विभाग के मंत्री थे यहाँ पर, उन्होंने भी जिक्र किया कि लोग परंपरागत खेती को छोड़कर अब बागवानी की तरफ भी आ रहे हैं। डॉक्टर अर्जुन सैनी जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले सर, परंपरागत खेती को छोड़ने में इस तरह के जो अब लगातार जो है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था कि इस तरह के बीज इजाद किए गए हैं, 90 मन जो है वो अनाज पैदा होता है 1 एकड़ में अगर बात करें तो। क्या आपको लगता है कि लोग अभी भी छोड़ पाए परंपरागत खेती को? क्योंकि कभी धान की बुआई कम करने की बात कही जाती है, कभी दलहन को बढ़ावा देने की बात कही जाती है, क्या स्टेटस है हरियाणा का? हम बिल्कुल इस बारे में आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने किसानों को डाइवर्सिफिकेशन के लिए, विविधीकरण के लिए हमेशा प्रोत्साहित और उत्साहित करते हैं। इसके लिए जो ट्रेडिशनल खेती को हम ट्रांसफॉर्म करके और टेक्नोलॉजी बेस्ड खेती के ऊपर लेके आ रहे हैं। उसमें चाहे हम ड्रोन का प्रयोग करने की बात करते हैं, चाहे प्रिसीजन फार्मिंग की हम बात करते हैं, बट यदि टेक्नोलॉजी बेस्ड वो खेती है तो उसमें उपलब्धता फसल की बहुत ज़्यादा होती है और किसान की आय भी निसंदेह उसमें बढ़ती है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि जैसे जो यूरिया हम खेत के अंदर डालते हैं जी, वो यूरिया में यदि आप उसको सही से उसके आंकड़े भी देखें तो 40 से 50% तक ही वो यूरिया सही से पौधे के अंदर प्रयोग में आ पाता है। जो बाकी का 50% लगभग है वो तो ऐसे ही वेस्ट जाता है। यदि हम इसको ठीक से ड्रोन के द्वारा उसको स्प्रे करेंगे, तकनीक का प्रयोग करते हुए यदि हम ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे से उसका स्प्रे करेंगे तो निसंदेह हमें बहुत कम लागत में पौधे को हम एक अच्छी यूरिया और अच्छा फर्टिलाइजर देने में सफल होंगे। तो इसकी तरफ हम बिल्कुल अग्रसर हैं और अपने किसान को समय समय पर सचेत भी करें। इसके तहत हम ये भी करते हैं कि जितनी भी जो इस तरह की, जैसे आजकल नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की बात है, तो हमने सरकार इफ्को और क्रिप्को और दूसरी एजेंसी से भी हम बात कर रहे हैं और हम किसानों को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी कम लागत में और किसान को सब्सिडाइज्ड रेट पर भी देने के लिए हम हमेशा इस तरह का काम करते रहते हैं। इसी तरह से जो बीज है, बीज को अभी जितनी भी विविधीकरण के तहत हमारी मोटे तौर पर देखिए आप, गेहूं और धान की फसल है, लेकिन हमें गेहूं धान की उपलब्धता अब हमारी काफ़ी हो गई है। हमें उससे हटकर जो दूसरी खेती है, यदि हमें सब्जी की बात हम करें, हम फलों की बात करें या दूसरी हम सरसों की या मिलेट्स की हम बात करें, तो उसकी तरफ हम यदि हम जाएंगे तो निसंदेह हमारी आय भी बढ़ेगी और हमारा जो वाटर कंजर्वेशन है वो भी होगा, हमारी सॉइल की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो उसके लिए भी हम बीज की उपलब्धता के लिए हम बीज को सब्सिडाइज्ड रेट पर किसानों को देते हैं। खेती की उर्वरकता बढ़ाने के लिए हम ढैंचे के बीज में भी 80% तक की सब्सिडी हम देते हैं। तो इस तरह से चाहे वो कोई भी खेती है, हम किसान की आय को मद्देनजर रखते हुए और जमीन की उर्वरकता के समक्ष इन सारे के सारे फैसलों को लेकर ही हम बीज को सस्ते रेटों में किसान को उपलब्ध कराने के लिए हमेशा हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में और उनकी प्रेरणा से हम ये कार्य लगातार करते रहते हैं। डॉक्टर अर्जुन सैनी जी, मंच पर हमने देखा था अभी चंद मिनट पहले जो है किसानों को सम्मानित किया जा रहा था। अधिकांश किसान उनमें बागवानी क्षेत्र से संबंधित थे। आपको नहीं लगता कि इन दिनों में बागवानी की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ा है? वजह क्या है? आमदनी ज्यादा है, मेहनत कम है, खर्चा कम है, या क्या क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे कई कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार की जो किसान से संबंधित नीतियाँ, सरकार ने विविधीकरण के ऊपर काफ़ी जोर दिया है और उसका मुख्य कारण यह है कि जो किसान है, जो परंपरागत खेती है, खासकर जो धान की फसल है, उससे हटकर दूसरे फसलों की तरफ जाए, पर उन फसलों की तरफ जाए जिनकी आमदनी ज़्यादा हो। तो अगर दूसरी फसल जाना है तो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है वो बागवानी क्षेत्र आता है। तो बागवानी में क्योंकि बड़ा वाइड एरियाज़ हैं इसके अंदर, और फल भी इसके अंदर आता है, सब्जियां भी हैं, मशरूम भी है, फूल भी हैं और मसालेदार सब्जियां भी हैं। तो ऐसे
अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग तरह की फसलें की जा सकती हैं। लेकिन एक बात ये मैं बताना भी चाहूँगा कि सरकार की नीतियाँ कहाँ हेल्प करती हैं। वो कहते हैं कि ये बागवानी थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव है, इसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है। अगर आप तकनीक अच्छी अपनाना चाहोगे तो जो जो जरूरी भी है तो उसके लिए आपको खर्चा भी करना पड़ता है। तो सरकार ने लगभग 21-22 स्कीमें बागवानी विभाग में चलाई जा रही हैं, जिसके तहत किसान को 10,000 से लेके 20-20 लाख रुपए तक की अनुदान का प्रोविजन किया हुआ है। सिंपल खेती करता है, सब्जियों की खेती कर रहा है तो 15,000 एक किले के ऊपर। अगर वो पॉली हाउस की खेती के चला जाता है तो उसमें 15 से 16 लाख रुपए तक का एक अनुदान है। अगर कोई कोल्ड स्टोरेज लगाता है तो 1.5 करोड़ रुपए तक का भी अनुदान की प्रोविजन किया हुआ है सरकार ने। तो ये सिर्फ इसलिए है कि लोग अपनी परंपरा खेती को छोड़ के इस खेती की तरफ आएँ, और जो शुरुआती दौर में जो खर्चे होते हैं उसका सरकारी की मदद से उसमें जो किसान है हाथों साथ ना हो। इसके साथ साथ क्योंकि आपको पता ही है कि जो बागवानी फसलें हैं उसके अंदर एमएसपी नहीं है, उसके अंदर बायबैक नहीं है, तो क्योंकि वो मार्केट ओरिएंटेड फसल है। मार्केट में जैसे डिमांड होगी तो किसान को वो फसल उस तरह से उगानी भी पड़ती है और उस तरह से बेचनी भी पड़ती है। तो इसमें सरकार ने 2 बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहला कदम उठाया भवंतर भरपाई योजना। पूरे देश भर में सिर्फ हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसमें भवंतर भरपाई योजना लगभग 21 फसलों में ये लागू की गई है कि बागवानी से संबंधित 21 फसलें बागवानी से संबंधित। जब भी एक रेट तय कर दिया गया है कि जैसे टमाटर का या आलू का 6 रुपये है और किलो का 14 रुपये है, भिंडी का भी 13 रुपये है, तो ऐसे हर एक फसल का रेट तय कर दिया है। अगर उस तयशुदा रेट से कम मंडी में बिकती है, क्योंकि 32 मंडियाँ तो सब्जी और इसकी हैं ही हैं, तो वो सरकार उसकी भरपाई करती है, सीधा उसके खाते में पैसा चला जाता है, ताकि किसान को ये रहे कि अगर मैंने बागवानी फसल अपनाई है तो कम से कम मुझे नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा गया तो उसका फ़ायदा ही होगा। तो एक तो ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया। दूसरा ये था कि जो आपको देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें बड़ा नुकसान होता है, और ख़ासकर बागवानी में नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने अपनी ही एक इंश्योरेंस स्कीम बनाई है, जिसको हम बागवानी एश्योरेंस स्कीम कहते हैं। इंश्योरेंस ने कोई कंपनियों को यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए नहीं बनाया हुआ, बड़ा ही मामूली सा 750 रुपये प्रति एकड़ के दर से अगर कोई बीमा इसमें अपना करवाता है तो उसको लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये की इंश्योरेंस हो जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी मात्रा है। और हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट के जो जिला के अधिकारी होते हैं उसको फसल का मुआयना करने के बाद वो दी जा सकती है। तो ये पिछले 2 साल से शुरू हुई थी। शुरुआती दौर में किसानों को इसमें काफ़ी असमंजस था, लेकिन अब हम पिछले 5 महीनों में देख रहे हैं कम से कम 10 गुना इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो बढ़ चुकी है। डॉक्टर बांगड़, मैं आपके पास आऊँगा। अभी डॉक्टर अर्जुन सैनी जी ने जिक्र किया कि लोग बागवानी की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। 21 ऐसी जो फसलें हैं जिन पर जो है भावांतर योजना के तहत उनको लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं आती कि आपने जो है बागवानी को तो अपना लिया, वो चीज़ें सब्जी उगा दी, फल उगा दिया आपने, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि मंडी में जो है उसको बेचने के लिए बाजार की उपलब्धता की अगर बात करें, क्योंकि गेहूँ, सरसों, चना, ये तमाम चीज़ें इनको बेचना आसान है मंडी में जा कर के, लेकिन जो बागवानी से संबंधित जो सब्जियां हैं, चाहे फलों की खेती की बात करें, वो तमाम चीज़ें उनको बेचना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए किस तरह की योजनाएं बनाई गई हैं और क्या योजनाएं बनाई जानी प्रस्तावित है? मुझे लगता है इसका जवाब मैं दूं। जी, क्योंकि जहाँ तक विपणन की बात है सब्जियों की, आप सही कह रहे हैं कि जो अपनी सीरियल क्रॉप्स उनका तो मंडियों का एमएसपी भी है, बायबैक भी है, तो किसान बड़े आश्वस्त रहते हैं। लेकिन जहाँ तक सब्जियों और फलों की बात है, उसकी 32 ऐसी मंडियाँ बनाई गई। सरकार ने अब इसके लिए एक स्पेशल स्कीम बनाई है ताकि किसानों को दिक्कत ना हो। एक तो लगभग 7,000 करोड़ की लागत से 500 एकड़ के अंदर गन्नौर के अंदर एक मंडी बनाई जा रही है, जो कि एक बड़े ही विश्व स्तरीय मंडी है। उसमें लगभग 15,000 टन डेली का हर रोज़ का उसके अंदर ट्रेड हो सकता है। वो ना केवल हरियाणा के किसानों को बल्कि दूसरे के आसपास के प्रदेशों को भी, उसके किसानों को उनको फायदा होगा। कितनी बड़ी मंडी बनाई जा रही है अब, क्योंकि वहाँ पे बाल जो भी हमारा पैदावार होगी किसानों की वहाँ पर ऐसे खुले में नहीं आएगी, तो उसके लिए पैकेजिंग में और इसमें आना चाहिए मटीरियल। तो उसके लिए सरकार ने एक नई योजना बनाई जो बागवानी में चलाई जा रही है, वो है क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि जगह जगह जितने भी हमारे क्लस्टर जो ऐसे लगभग 400 क्लस्टर चिन्हित किए हैं बागवानी में, जहाँ पे सब्जियों को इकट्ठा करके उनको दूसरी जगह पे बेचा जा सकता है।
अब लेकिन इसमें वहाँ पे हर एक क्लस्टर के अंदर पैक हाउस बना रहा है जी, तो इसलिए पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। तो हरियाणा सरकार ने जापान गवर्नमेंट के साथ एक समझौता किया, जो हम जिसको जायका प्रोजेक्ट कहते हैं। लगभग वो 2200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वो अप्रूव हो गया है, और उसमें 500 ऐसे जगह जगह पैक हाउसेस जो प्रोसेस सेंटर, जो आप मंडियों की बात कर रहे हैं, उस तरह छोटी छोटी मंडियाँ पूरे प्रदेश भर में बनेंगी। उस मंडियों से इकट्ठा होकर वो फिर जो बड़ी मंडी जो हमारी जो गन्नौर में बनाई जाएगी, उसको जाके वहाँ से कर सकते हैं। डॉक्टर कंबोज, आजकल ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोग यही चीज बाजार में देखते हैं कि ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है, क्या इसमें ज्यादा जो है पेस्टिसाइड का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है, क्या कोई इस तरह की किस्म भी इजाद की जा रही है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा? ये आपने काफी अच्छा सवाल किया कि आज के दिन ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, इस पे क्योंकि कोई भी तकनीक जो है वो विश्वविद्यालय के द्वारा सिफारिश की जाती है। तो हमने 136 एकड़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्थान बनाया है जी, जहाँ पे पूरी पैकेज देने के लिए शोध किया जा रहा है, ताकि हम किसान को पूरी पैकेज दे सकें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, मैं ये भी कहूँगा कि मैं आभारी हूँ कि कृषि विभाग के द्वारा RKY स्कीम के तहत, क्योंकि किसान को फसल टेस्ट भी करा, तो उसकी एनुअल एक्टिविटी जो लैब है वो विश्वविद्यालय में बनाने के लिए हमारा एक प्रोजेक्ट इस बार सैंक्शन हुआ है, ताकि किसान भाई अपनी फसल को टेस्ट भी करा सके। उस तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूरा पैकेज देने के लिए विश्वविद्यालय जो है इस टेक्नोलॉजी को वैलिडेट कर रहा है। डॉक्टर साहब, एक भ्रांति है कि ऑर्गेनिक खेती अगर करेंगे तो पैदावार कम होगी, प्राकृतिक खेती को अपनाते हैं, जहर मुक्त खेती को अगर अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर पैदावार जो है वो कम होती है, पैदावार भी बढ़े, साथ ही साथ लोग ऑर्गेनिक खेती को अपनाएं। उसके लिए किस तरह के प्रयास किए जाने जरूरी है? ये देखिए, अभी तक जितना भी हम बात कर रहे हैं, जब तक हम फुल पैकेज की तरफ नहीं जाएंगे, एंड टू एंड सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, बिजाई से लेके मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ये सारे विषय हैं। यदि इसको हम ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से वो फायदे का बिल्कुल सौदा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतनी डिमांड है, मैं कई देशों में गया, 200-300 रुपए से किलो कोई भी सब्जी नहीं है। और यदि हमें ऐसी सब्जी मिले जो कि बिल्कुल जहर रहित है, जहर मुक्त है, तो निश्चित रूप से हमें दाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन साथ में वैज्ञानिक प्रयासरत है ऐसी किस्में निकालने के लिए भी जिसमें कीड़े बीमारी कम आए। वैज्ञानिक प्रयासरत है कि वो ऐसी फसलों को ईजाद करे जहां हमें खाद की ज्यादा जरूरत ना पड़े। मैं अभी बाजरा फसल का आपने जिक्र किया था, ये विश्वविद्यालय है जिसने 2 बायोफोर्टिफाइड जो है हाइब्रिड्स जो है बाजरा की पहली बार ईजाद की है। HHB 299, HHB 311। इनकी खूबी क्या है? हाइट कम है, पैदावार 40 मन तक होता है, और बाजरे को कम खाद चाहिए, कम पानी चाहिए, इसमें कीड़े बीमारी की बहुत बड़ी समस्या नहीं। तो हम ऐसी फसलें, और सबसे बड़ी बात हम फसल चक्र में कार्य कर रहे हैं कि आप पूरे साल में किस प्रकार से भूमि की शक्ति को बढ़ाएं। यदि बीच में मैं कोई दाल वाली फसल लेता हूँ या कोई ग्रीन मैन्योरिंग करता हूँ, तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन भी अच्छा होगा, हमें रेट्स भी अच्छे मिलेंगे। और ये जो जैविक कृषि है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये भी लाभदायी होगा किसान के लिए। ऐसा की तरफ जाऊंगा मैं। डॉक्टर साहब, फसल विविधीकरण का आपने जिक्र किया था और बड़ी चर्चा की थी, तफसील से चर्चा की है कि फसल विविधीकरण बेहद जरूरी है। आपको नहीं लगता कि काफी चैलेंजेस हैं, किसानों को समझाना एक बड़ा चैलेंज है जहर मुक्त खेती की तरफ अग्रसर करने को लेकर के? किस तरह से उनको मोटिवेट किया जा सकता है, किसानों को किस तरह से इसके लिए जो है एक तरह से जागृत किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक बात है जी कि किसान को, जब भी किसान ने अपनी कोई ट्रेडिशनल चीज को छोड़ेगा, वो तभी छोड़ेगा जब उसको आर्थिक नुकसान नहीं होगा, नया कोई अल्टरनेट मिलेगा, और उसको एक नया अच्छा विकल्प मिलेगा जिससे उसकी आमदनी बराबर रहेगी। इसके लिए विविधीकरण की जब भी हम बात करते हैं तो हम 3-4 तरह से बात करते हैं। हम जैसे धान की, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि जो किसान धान की फसल छोड़कर किसी अन्य फसल के ऊपर जाता है तो हम उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कंपनसेशन देते हैं। इसी तरह से जो दूसरी फसलें हैं, जैसे कोई कॉटन में करता है, उस दलहन को, डॉक्टर साहब बीच में रोकूंगा, दलहन को बढ़ावा देने के लिए भी इस तरह की योजनाएं आई थी, विगत में हमने देखा था। बिल्कुल जी, हम दलहन को भी बढ़ावा देते हैं, मिलेट्स को भी बढ़ावा देते हैं, और जो दूसरी कॉटन है उसके लिए भी हम हमेशा प्रयास रहते थे।
जो भी दूसरा एक विकल्प के तौर पर दूसरी फसल आती है तो उसको हम एक पैकेज के तौर के ऊपर किसान को लेके जाते हैं और उसमें बाकायदा पूरा उसका अर्थशास्त्र समझाते हैं कि यदि आप जैसे धान की खेती करते हैं तो इसमें इतना पानी लगता है, इतना बीज लगता है, इतना इसके अंदर आपका मजदूरी का और खाद का खर्चा लगता है और वो सारा मिलाकर आपको आमदनी इतनी होती है। यदि आप ये खेती करेंगे जैसे मक्का की खेती, यदि वो ट्रेडिशनल ढंग से ना करके और अच्छी तकनीक के साथ उसको पूरी डोल बनाकर उसके ऊपर बीज को लगा के समय समय पर जो भी नवाचार की विधियां एक पैकेज हमें बताए जाते हैं साइंटिस्ट द्वारा, उनको यदि हम अडॉप्ट करते हैं तो निस्संदेह वो मक्का की खेती में भी किसान की आय उतनी ही होती है, लेकिन उसके बचाव में फायदे क्या क्या है कि वाटर कंजर्वेशन में पानी बचता है, मजदूरी बचती है, जो खाद डाल के हम अपनी जमीन को जहरीली बनाते हैं, मानव जीवन के लिए उसको जो एक जहर का रूप देकर और तरह तरह की बीमारियों को वो जीवन के अंदर लेके आती है, उनसे वो बचाव की तरफ हम उसको किसान को लेके जाते हैं। मान सकते हैं हरियाणा का किसान अवेयर हुआ है, क्योंकि जो रकबा था हमने देखा था कपास से ज्यादा रकबा बढ़ा बाजरे का, और अगर मिलेट्स को इस तरह से बढ़ावा दिया जाता है, मोटे अनाज के तौर पर अगर इसी तरह को बढ़ावा मिलता रहा तो आने वाले दिनों में और भी लोग इस तरह की खेती को छोड़कर मिलेट्स की तरफ और दूसरी जो फसलें हैं उनकी तरफ जाएंगे। भावांतर योजना के तहत मैं उसी की कड़ी में आगे बताना चाहूंगा। भावांतर योजना में आपकी बात जैसे सूरजमुखी के लिए है, सूरजमुखी के रेट में भी अभी हमने पूरा रेट उसका कैलकुलेट नहीं किया, परंतु हर किसान को 1000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उसको हमने पेमेंट दे भी चुके हैं। तो इस तरह से ये उसको आर्थिक तौर पर भी किसान को कंपनसेट करते हैं और उसको जो जो उसके साथ दूसरी इश्यूज होते हैं, चाहे वो वाटर कंजर्वेशन का है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का है, चाहे वो एनवायरनमेंट का है, चाहे वो हेल्थ का इशू है, वो सारे के सारे इश्यूज के ऊपर भी हम किसान को हमेशा एजुकेट करते हैं। और उसमें जो सबसे अहम एक हमारी कड़ी है, जो हमने हर महीने हर जिले के अंदर एक किसान क्लब की बैठक करते हैं और उस किसान क्लब की बैठक में जिले के सारे किसानों को भी जो भी इसमें प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं उन सबको आमंत्रित करते हैं। वहाँ पर साइंटिस्ट भी आते हैं, वो भी तरह तरह की फसलों के बारे में बताते हैं और आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह से हम किसान आखिरी किसान तक पहुँचने का एक हमेशा प्रयास करते हैं। इसके अलावा हमारे टोल फ्री नंबर है, हम SMS द्वारा, हम मेल द्वारा, हम व्हाट्सएप द्वारा हर तरह से किसान के साथ जुड़कर और किसान को अच्छे से अच्छी स्कीम के बारे में बताने का हर संभव प्रयास करते हैं। डॉक्टर सैनी, एक बात तो मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं विज्ञान और तकनीकी का जो विकास हुआ है उससे किसानों को भी फायदा हुआ है। पहले सुना करते थे कि मौसम का हाल जब जानते थे कि 24 घंटे बाद बारिश होगी, वो 3-3 दिन तक जो है बारिश नहीं आती थी, मौसम शुष्क रहेगा, ये वो फला चीजें, वो तमाम चीजें देखते थे, सुनते थे। लेकिन अब ये बताया गया कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एक जानकारी देता है कि अगले 24 घंटे में किन किन क्षेत्रों में बारिश होगी, तो उन क्षेत्रों में एग्जैक्ट उसी तरह से जो है तो विज्ञान तकनीकी का रोल तो कहीं ना कहीं हुआ है और उसका किसानों को फायदा भी मिला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि आगे आने वाला जो समय है वो तकनीक का है। अगर किसान तकनीक यूज नहीं करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं हाई वैल्यू क्रॉप्स को वो लाभ नहीं उठा पाएंगे। आप प्रिसीजन फार्मिंग का समय आ गया, अब आपने मेले के अंदर भी देखा है, ड्रोन एक बहुत बड़ी एक्टिविटी के टूल के तौर पे उभर कर आया है। काफ़ी लोग इसके अंदर आ गए जो स्प्रे कर रहे हैं। तो जो ड्रोन की जो स्प्रे करना है या इसको यूज करने का जो तरीका है वो एक प्रिसीजन फार्मिंग। लेकिन डॉक्टर साहब, आम किसान तक पहुंचा जाए, वो किसान है जो कि शिक्षित किसान है, लिटरेट जिनको कहा जा सकता है कि जिनको किसानी का डीप नॉलेज है, वही किसान आगे आ रहे हैं। आम किसान जो नीचे तबके तक जाने की जरूरत है, मतलब जो 1-2 एकड़ का किसान है या बटाई पर जो खेती करता है, उन किसानों तक कैसे जाया जाए? अभी सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि कुछ समय से हरियाणा में कस्टम माइनिंग सेंटर का काफ़ी प्रचलन हुआ है और ये क्योंकि हर एक किसान, चाहे वो इवन बड़ा किसान भी है, वो भी 3-3, 4-4 लाख के ड्रोन नहीं खरीद पाएगा क्योंकि उसकी यूटिलिटी एक समय के अनुसार से कुछ लिमिटेड रहती है। तो जितने किसानों तक रीच होएगी नेचुरली उसका सस्ता भी पड़ेगा, उसका स्प्रे भी सस्ता पड़ेगा और उसको जो पर यूनिट जो उसका जो खर्चा आता है वो कम है। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो कस्टमरिंग सेंटर या किसानों को ग्रुप बना के जो काम करने का तरीका हरियाणा में अब शुरू हो गया। लगभग ऐसे हम FPO की बात करें 700 करीब है भी हैं, तब वो बड़े शुरुआती दौर पे हैं और आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ी फोर्स के तौर पे उभरेंगे। उसी के साथ साथ जो मैं बात करना चाहूँगा, जैसे आपने प्रिसीजन फार्मिंग की तकनीक की बात की है जी, उसी तरह से सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, सोइल कंजर्वेशन की टेक्नोलॉजी आ गई है। सोइल सेंसर के हिसाब से आप मॉइस्चर चेक करके बता सकते हैं। उसी के साथ से आप जो आप
वातावरण की बात की थी कि आप रिमोट सेंसिंग से जो वेदर स्टेशन से पता कर सकते हैं, उससे आप उससे भी आगे आ गया कि वेदर स्टेशन से आप ये भी पता कर सकते हैं कि अगले 1 महीने तक कैसा मौसम रहने वाला है। और साथ साथ प्रति एकड़ 1 एकड़ के अंदर अगर उसकी मैपिंग कराएं तो वहाँ पे किस फर्टिलाइजर की जरूरत है और कितने पानी की जरूरत है, यहाँ तक की भी तकनीक का उभार हो गया। डॉक्टर बांगड़ कुछ कह रहे थे आप? सर मैं ये आपके संज्ञान में लाना चाह रहा था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर जी CHCs और FPOs इनका हमने इनसे एप्लीकेशंस लेके और इस साल 500 किसानों को इनके माध्यम से ड्रोन की ट्रेनिंग का कोर्स शुरू करा चुके हैं। फर्स्ट बैच 10 किसानों का निकल भी चुका है और हमारी दर्शा एक गवर्नमेंट की कंपनी है जो इसके तहत हम अपने किसानों को इसमें ट्रेन कराते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसमें 75% तक ड्रोन की खरीद पर सब्सिडी भी है। तो इस तरह से हमारा 500 CHCs और FPOs को इस साल हमने ट्रेनिंग देने का एक अपना प्रोविजन रखा है और हम उसमें आगे बढ़ भी चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास इफ़को ने, अभी मेरी बात हुई थी, इफ़को इसी महीने अक्टूबर माह में ही वो हमें लगभग 100 हमारे किसानों को 100 ड्रोन्स भी दे देगा, जिसको जो किसानों के लिए ही प्रयोग में आएंगे। और इसमें एक चीज़ और है, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है उसके लिए 70% तक का इसमें रिजर्वेशन भी रखी गई है कि जितने भी CHCs और FPOs है वो अपने काम को जो भी हम मशीनरी सब्सिडी पर देते हैं उन मशीनरीज का प्रयोग स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए 70% तक का उसमें प्रावधान भी वो रखेंगे। तो इस प्रकार से छोटा किसान है, कितना भी छोटा किसान है, उसको CHCs और FPOs के माध्यम से इन सारी स्कीम्स का फायदा पूरा मिलेगा। डॉक्टर कंबोज, जो बीज की तकनीकों की बात की या दूसरे तमाम संसाधन, मुस्कुरा रहे हैं आप क्योंकि आज मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है देश के महामहिम उपराष्ट्रपति के द्वारा इस विश्वविद्यालय की, जिस तकनीक से न केवल बीजों के बारे में जो है प्रयोग किए गए हैं, नई नई तकनीक ईजाद की गई है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में माना जा सकता है देश के जो अग्रणी विश्वविद्यालय हैं उनमें HAU का नाम जो है और आगे बढ़ेगा। और किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और किस तरह की तकनीकें और ईजाद की जा रही है, अपने दर्शकों को किसान चौपाल के माध्यम से हम जो बताना चाहेंगे, वो भी जानना चाहेंगे। देखिए, आपने शुरू में भी कहा, महामहिम जी ने भी यही कहा कि ये विश्वविद्यालय केवल भारतवर्ष में नहीं, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लाभ रखता है। चाहे हरित क्रांति की बात आई, श्वेत क्रांति की बात आई, पीली क्रांति की बात आई, नीली क्रांति हम कर रहे हैं, हर विषय में ही इस विश्वविद्यालय ने अपना योगदान दिया है। और उस दिशा के अंदर एक बड़ा चाव होता था कि हम विदेश जाके पढ़ें। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, अभी भारत सरकार के द्वारा ICAR के द्वारा एक नहर परियोजना के तहत हमने अपने 110 जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनको विदेश में और विदेश में भी US, पोलैंड, नॉर्वे, जितने भी सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, जितने बड़े विश्वविद्यालय वहाँ पे अपने बच्चों को एक्सपोजर के लिए भेजा है, ताकि वो बच्चे आज केवल पढ़ाई की बात ना करें, एक अच्छे उद्यमी बने। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आधा कोर्स यहाँ पे कराते हैं, आधा कोर्स डुअल डिग्री प्रोग्राम हमने शुरू बड़ी बात, ताकि वो यहाँ पे पढ़े, लैब वहाँ की देखे और वहाँ के बच्चे, क्योंकि यहाँ का जो फील्ड का हमारा रिसर्च है वो कहीं ज़्यादा अच्छा है विदेशों से, तो वहाँ के बच्चे यहाँ पे आए। और विश्वविद्यालय में इस समय भी 15 से ज़्यादा देशों के बच्चे पढ़ रहे हैं और भविष्य में ये बहुत आगे बढ़े। जहाँ तक आपने नई तकनीकों की बात की, आज गन्ने का बीज हमारे पास नहीं था, हमने कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी खोला ताकि टिश्यू कल्चर के माध्यम से उसको, चाहे बागवानी है, चाहे हमारे गन्ने का बीज है, औषधीय पौधों का बीज उस तक पहुँचाने का कार्य है। साथ में मत्स्य पालन कॉलेज की स्थापना की गई है, उसके माध्यम से आय को यदि बढ़ाना है, मत्स्य पालन एक बहुत बड़ी बात। साथ में हमने अभी गुरुग्राम के अंदर एक एग्रीप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ऐसे कोर्स वहाँ पे शुरू किए ताकि हम केवल कृषि तक सीमित रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। मैनेजमेंट चाहिए, डाटा का मैनेजमेंट चाहिए, तो हम अपने विद्यार्थियों को उस दिशा में आगे बढ़ाएं, हम किसान के साथ मिलकर काम करें। इसी के लिए गुरुग्राम के अंदर एक शोध संस्थान की स्थापना की गई है। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्वविद्यालय आगे नहीं बढ़ रहा है। हमारे वैज्ञानिकों के एक्सपोजर के लिए हमने 25 से ज्यादा वैज्ञानिकों को 3 महीने के प्रशिक्षण के बाहर भेजा है, ताकि जो भी तकनीक इस पूरे देश में या विदेश के अंदर है, विश्व में है, वो तकनीक हमारे विश्वविद्यालय में है, उसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। और खुशी की बात यह है कि हर
विश्व का विश्वविद्यालय आज के दिन ललायत है हमसे MOU करने के लिए कि यहाँ का जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी स्ट्रीम यहाँ पे है, और आप किसानों से 6.5 लाख किसानों से विश्वविद्यालय जुड़ा हुआ है। मौसम संबंधी जानकारी हो, फसल संबंधी जानकारी हो, और यही नाम है कि आज आप देख पा रहे हमारे सभी के सहयोग जो इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा है, उसका एक विश्वास है कि विश्वविद्यालय से जो मिलेगा वो ऑथेंटिक होगा। चलिए, वो प्रमाणित होगा। कृषि का विषय काफी बहुत प्रहित विषय है। कृषि के विषय पर चर्चा की जाए तो घंटों तक चर्चा की जा सकती है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के किसान चौपाल में महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझी की है। उम्मीद है कि तमाम दर्शकों को उनका लाभ मिलेगा, खासतौर पर क्योंकि देश की अगर मैं बात करूं 65, 70, 75% आबादी गांव में वास करती है, और गांव में अधिकतर लोगों का व्यवसाय जो है कृषि है, और कृषि के व्यवसाय में वो तमाम लोग दक्ष होंगे। नई नई योजनाएं, चाहे विश्वविद्यालय की बात करें, कृषि विभाग की बात करें, उन तमाम योजनाओं का उनको लाभ मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा की किसान चौपाल में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए खबरों के लिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर, लगातार देखते रहिए। इंडिया न्यूज हरियाणा इन एसोसिएशन विद धनुका। जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। Associate sponsor Neutralite, helping people live better, healthier lives.